अम्मा की आवाज तेज से और तेज होते हुए कमरे के बाहर बने बरामदे को चीरते हुए कमरे का दरवाजा पार करते हुए मेरे कानों तक आ पहुंची थी। मैंने कंबल के एक कोने से दाएं कान ढकते हुए बाएं कान को तकिए में दबाने की कोशिश तो की, हालांकि कुछ फायदा नहीं हुआ। ये जगह नहीं अब तक। मुन्ना, ओ मुन्ना, जगो बेटा, ये पीला कुर्ता दे देना इसको पहनने को। माँ की आवाज ठीक मेरे बिस्तर के बगल से आ रही थी। मैं एकदम सांस साधे लेटा रहा। अच्छा लग रहा है ये रंग तुम पे। चूड़ियों के बीच में वो 2 मोटे वाले कंगन भी पहन लेती। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसको जगह के बैठक में भेजो तुरंत। माँ के जाते ही मैंने धीरे से एक आंख खोलकर कंबल की खिड़की से देखा। मेरी नई नवेली पत्नी निधि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी पूरे मन से तैयार होने में लगी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। अब तैयार होने में बचा क्या था? चटक पीली साड़ी, लाल बॉर्डर वाली, बालों में अनगिनत पिनों के सहयोग से बना भारी भरकम जोड़ा, नेकलेस, चूड़ी। हालांकि चेहरा मुझे दिख नहीं रहा था। मेहनत तो वहां भी हुई होगी, लेकिन आज है क्या? शादी के बाद वाली सारी रस्में, पूजा पाठ सब तो हो चुका। सुनिए सूरज, आप जाग रहे हैं, मुझे पता है। निधि ने गर्दन घुमाई। ये कुर्ता माँ जी दे गई है, आपको तैयार होकर बैठक में आने को बोला है तुरंत। मैं गलत नहीं था, चेहरे पर भी बहुत कुछ किया गया था। ठीक भी है, इतने बड़े मेकअप किट में मायके से आए किसी भी सामान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आज कोई पूजा है क्या? मैंने जम्हाई रोकते हुए पूछा। नहीं, वैसे तो परसों लेने आते पापा, लेकिन आज का मुहूर्त निकला पग फेरे का, तो अभी पापा और भैया आ रहे हैं मुझे लेने। आखिरी 2 शब्दों पर वह भी रुकी और मैं भी। उसके बाद मैं और देर तक उससे आंखें नहीं मिला पाया। परसों ही हमारी शादी हुई थी और कल विदा होकर निधि मेरे घर, मेरे जीवन में आ चुकी थी। लेकिन 2-4 शब्दों से ज्यादा हमारी बातचीत नहीं हुई थी। मैं क्या कर रहा था मुझे खुद भी नहीं पता था। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। ना मुझे निधि पसंद आई थी, ना बात बात पर धन दौलत गिनाते उसके पिताजी। मुझे कोई मतलब नहीं था उनके एकड़ों तक फैले खेतों से, ना उनके बंगले से, ना उनके दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों की कतारों से, ना उनके घर की सोने से लदी गुड़ियों से, जिनमें से एक गुड़िया माँ मेरे लिए पसंद कराई थी। आप लेने आएंगे ना? निधि माँ के कहे अनुसार कंगन पहनते हुए पूछ रही थी। आप नहीं आएंगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मन के एक कोने से आवाज आई, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। निधि अपने मायके कानपुर जा चुकी थी और मैं अपराध बोध के दलदल में, जहां मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन वहां से निकलना भी नहीं चाह रहा था। शाम को अपने दोस्त प्रणय को घर बुला लिया था, लेकिन वो बजाय मुझे समझने के मुझे और उलझा रहा था। हालत देखो अपनी, कौन कहेगा 2 दिन पहले शादी हुई है तुम्हारी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु। कोई जबरन सिर पर तलवार लटकाकर या बेहोश करके तो शादी कराई नहीं गई तुम्हारी। अब ये सब क्या नाटक है? बात वो नहीं है यार। खैर, तुम नहीं समझ पाओगे। मैं अपनी ही घुटन से आजाद होना चाह रहा था, वो घुटन जो मुझे हर पल और तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। सब ठीक है ना? प्रणय चाय पीते हुए मुझे अजीब तरह से देख रहा था। दरअसल बात यह है कि मैंने शादी को लेकर ये सब सोचा ही नहीं था। जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। चाय की आखिरी घूंट गटकने के साथ ही मन में रखी असली बात बाहर आ गई। प्रणय ने हड़बड़ा कर पूछा, मतलब तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा था? भनक तक नहीं लगने दी यार, चक्कर भी नहीं कह सकते, बस कुछ शुरू हुआ ही था, या पता नहीं शुरू भी हुआ था या नहीं। प्रणय को सब बताने के लिए मुझे भी उस बीते समय में जाना पड़ा, जहां मैं जाने से कतरा रहा था। करीब 1 साल पहले की बात थी। हमारी कंपनी की मीटिंग महाबलेश्वर में थी। कई शहरों से लोग वहां आकर इकट्ठा हुए थे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरह के लोग। दिन भर चली उबाऊ मीटिंग्स के बाद करीब 4 बजे हमारा ग्रुप घूमने निकला तो पांव ठिठक गए। कैसा माहौल था! सजे संवरे घूमते पर्यटक, नीचे तक उतर आए बादल, उबलते स्वीट कॉर्न की हवा में घुली हुई महक और हर थोड़ी दूर पर लाल लाल स्ट्रॉबेरी के ढेर। आप भुट्टा भून कर नहीं देते? एक आवाज जिस पर मैं चौंक कर पलटा था। ये शब्द भुट्टा, ये तो यूपी में बोलते हैं। देखा तो एक बेफिक्र सी लड़की बेतरतीब फैले बालों को एक हाथ से चेहरे पर से हटाती हुई दूसरे हाथ से पर्स से रुपए निकाल रही थी। यह वो पल था जहां मैं ठहर गया था। अगले आधे घंटे में मैंने पता लगा लिया था कि वो यानी विनीता हमारी कंपनी की बनारस ब्रांच से थी और हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए आई थी। मुझे महाबलेश्वर थोड़ा और अच्छा लगने लगा था। वे 5 दिन सपनों जैसे थे। एकदम खिला खिला मौसम, हम लोग, सपने, खिलखिलाहट, सब कुछ जैसे एक साथ था। ट्रेनिंग के घंटे कैसे बीतते थे पता नहीं चलता था। उसके बाद आती थी शाम,
वैसी ही धुंधली सी, जादू जैसी शाम में मैंने विनीता को पहली बार देखा था। जब हम सब साथ बैठते थे, विनीता की खिलखिलाहट सुनकर मैं मुस्कुरा देता था और सबसे बचते बचाते उसको देखता रहता था। मैंने जिंदगी से यही तो मांगा था, एक मनपसंद नौकरी और एक ऐसी जिंदादिल जीवन संगिनी। लेकिन बात तो वहीं की वहीं अटकी थी। कुछ कहने के लिए हिम्मत बटोरना, कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी। कल आखिरी दिन है ट्रेनिंग का। आज शाम को हम लोग यहाँ पर एक झील है, वेना लेक, वहाँ चलेंगे, विनीता ने एक दिन डिनर पर ऐलान किया। मैंने गौर से देखा उसे, कितनी चंचल, खुशमिजाज, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरी हुई। मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी भी या नहीं, मुझे इंतजार था अगले दिन का। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ विनीता, मैंने अगले दिन उसी झील के किनारे धीरे से कहा। बाकी सारे लोग फोटो खींचने में व्यस्त थे। क्या हुआ, बोलो। अच्छा सुनो, पहले बोटिंग कर लेते हैं। वो देखो, जनता हल्ला मचा रही है। वो मेरी बात को जैसे अनसुनी करती हुई नाव की तरफ भागी। मैं कट कर रह गया। तो तुमने कुछ भी नहीं कहा? प्रणय के पूछते ही मैं आज में वापस आया, वो आज जिसमें मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। फिर? प्रणय ने उत्सुकता से पूछा। फिर क्या? ट्रेनिंग खत्म, हम लोग अपने अपने शहर वापस लौट गए। मुंबई आकर भी मेरी सबसे बात होती रही, विनीता से भी। मैं थोड़ा और वक्त देना चाहता था, इस रिश्ते को थोड़ा और समझना चाहता था। फिर एक दिन विनीता का फोन आया। मैं बताते हुए थोड़ा परेशान होने लगा था। इतनी ठंड में भी एक बेचैनी सी होने लगी थी। मैंने एक थकी हुई आवाज में बात पूरी की। उस दिन जब विनीता का फोन आया, खुशी उसकी आवाज से साफ झलक रही थी। उसने बताया, करीब 1 साल से वह अपने पापा को मना रही थी, अब जाकर वे माने, उसके बॉयफ्रेंड को अपना दामाद बनाने के लिए। विनीता अपनी शादी को लेकर और भी बहुत कुछ बताती जा रही थी। शायद मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बस उस दिन से कुछ बुझ गया है अंदर। हर लड़की में मैंने विनीता को ही ढूंढा। मैंने सोच लिया कि एक दूसरी विनीता ही वो खालीपन भर पाएगी। मैं इसीलिए शादी टालता भी रहा, लेकिन फिर माँ भी जिद पर आ गई और निधि से शादी करनी पड़ी। थोड़ी देर मेरे और प्रणय के बीच सन्नाटा पसरा रहा। फिर प्रणय ने बोलना शुरू किया। देखो सूरज, तुमको पता है ना कि तुमको क्या करना है। सब ठीक करना है और सब ठीक हो भी जाएगा। पता है, शादी ना गुड़ की मिठास होती है, धीरे धीरे घुलती है। घर आकर मन अजीब सा रहा। जेब से मोबाइल निकाल कर देखने लगा। निधि की बहन ने व्हाट्सएप के एक ग्रुप हमारा परिवार में मुझे जोड़ लिया था और वेलकम जीजू के नाम से एक संदेश भी भेज दिया था। मन थोड़ा और कसला हो गया था। ये सब नाटक जरूरी होते हैं क्या? फोटोग्राफर ने शादी की फोटो भेज दी थी। मैंने लैपटॉप पर थोड़ी बहुत देखी, फिर बंद कर दिया। फेसबुक खोला, बहुत देर तक विनीता के प्रोफाइल पर भटक रहा था कि तब तक माँ आ गई। तुम्हें आज निधि को लेने उसके मायके जाना है ना? वही फोन आया था उसके मायके से। मैं माँ की बात सुनकर चिढ़सा गया। लखनऊ से कानपुर ड्राइव करके जाओ लेने। हाँ सूरज बाबू जाओ, पति हो आखिर। विचारों के ज्वार भाटा से गुजरते हुए ठीक 2 बजे मैं अपनी ससुराल के दरवाजे पर खड़ा था। स्वागत और चुहल के साथ मुझे सब लोग अंदर ले गए। परिवार के बाकी लोगों के साथ निधि ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। एकदम साधारण सूट, बिना मेकअप, नाम मात्र के गहने। इससे पहले मैंने उसे इस तरह नहीं देखा था। हमेशा अपने वजन से ज्यादा गहनों और भारी भरकम कपड़ों से लदा हुआ ही देखा था। हमने धीरे से एक दूसरे की ओर देखा। वो धीरे से मुस्कुरा दी। मेरे मन की कोई गांठ जैसे धीरे से खुली। जीजू, आप लोग हनीमून पर कहाँ घूमने जा रहे हैं? निधि दी ने तो कुछ नहीं बताया। सीक्रेट है आप लोगों का? साले सालियों का झुंड मुझे घेर कर हमला कर चुका था। मैंने हड़बड़ा कर निधि की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उन खाली आंखों में भी यही सवाल तैर रहा था। वापस लौटते समय कार में मैंने निधि को सफाई देने की कोशिश की। ऑफिस में बहुत काम है, अभी तो कहीं जाना नहीं हो पाएगा, बाद में देखते हैं। वो बस करके रह गई। मैं अपनी नजरों में थोड़ा और नीचे गिर गया। लड़ लेती, झगड़ लेती या कुछ और पूछती कि ऐसा भी क्या काम है ऑफिस में, मगर नहीं, वो शांत थी और यही शांति मुझे बेचैन कर रही थी। निधि कोई शिकायत क्यों नहीं करती? निधि को मायके से यहाँ आए लगभग 15 दिन हो चुके थे और मैं ईमानदारी से कहूँ तो इन 15 दिनों में एक बार भी मुझे वो क्या कहते हैं, हाँ स्पार्क, वो हम दोनों के बीच महसूस नहीं हुआ था। दूर खड़े होकर देखें तो सब कुछ अच्छा था। निधि घर में सबसे घुलने मिलने लगी थी। माँ पापा के साथ उसकी बातें, हंसी मजाक, घर का माहौल यूं तो खुशनुमा रहता था। लेकिन हम दोनों एक रस्म जैसी निभा रहे थे, वो जिंदगी जो त्योहार जैसी बीतनी चाहिए थी। ये वाला दुपट्टा ऑनलाइन लिया,
डर लग रहा था कटा फटा ना जाए। निधि ने बड़े मन से मुझे दिखाया और उतनी ही बेरुखी से मैंने वो कहकर बात खत्म कर दी। उस समय मैं फेसबुक पर विनीता की फोटो देख रहा था। आप इस तरह क्यों रहते हैं? लैपटॉप बंद कीजिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। निधि ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैंने एक नजर विनीता की फोटो पर डाली, फिर उस स्क्रीन के पीछे खड़ी निधि को देखा। बोलो, क्या बात है? ऑफिस का काम कर रहा हूँ। नहीं करूँ? मैं झुंझला कर बोला। मैं वह नहीं कह रही हूँ। छोड़िए, कुछ नहीं। निधि वो पैकेट उठाकर बाहर चली गई। ये ऐसे पल होते थे जब मैं अपने को बहुत कमजोर महसूस करने लगता था। मैं विनीता को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? मैं निधि को उसकी जगह क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? मेरे और निधि के खास नजदीकी पलों में भी विनीता ही रहती थी क्या मेरे आसपास? इतनी उलझनों के बीच भी जिंदगी मंथर गति से बढ़ी जा रही थी। कभी जी में आता सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कभी जी में आता कितना गलत कर रहा हूं निधि के साथ। इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना था, सच में बहुत अच्छा है। उस शाम चंद्रिका देवी के मंदिर में आते ही निधि बोली, एक सेल्फी लेते हैं, इधर देखिए। मैं जबरन मुस्कुराया, वो कुछ बोलते बोलते रह गई। अब घर चले? मैंने मोबाइल फोन में टाइम देखते हुए पूछा। निधि ने ना में गर्दन हिलाई और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। माहौल में एक सम्मोहन घुला हुआ था। सामने दूर तक फैली गोमती नदी, फूलों से सजी दुकानें और मंदिर से आती आरती की आवाज। आपसे उस दिन भी पूछा था, आप मुझसे गुस्सा क्यों रहते हैं? निधि ने सीधे मेरी आंखों में झांक कर पूछा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नजरें घुमा ली। आसमान में सूरज ढलते ढलते एक दिन अपने साथ लेता जा रहा था। मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, एमए में एडमिशन लेना चाहती हूँ। निधि ने भी अस्त होते सूरज की ओर देखते हुए कहा। अच्छी बात है, मैंने निधि की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें अचानक सूनी हो गई थीं, होंठ कान पे और धीमी सी आवाज आई, मैं अपने मायके जाकर कानपुर से एमए करना चाहती हूँ। आपके पापा मम्मी से भी बात कर ली है इस बारे में, वे तैयार है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, चेहरा सपाट था, जैसे बहुत कुछ सोचकर उसने बोला हो। मैंने और गौर से उसका चेहरा देखा। उस सपाट चेहरे पर दर्द की कुछ लकीरें खिंची हुई थी। मैं घर आकर बेकल हो गया था, पूरी रात ढंग से सो नहीं पाया। एक बेचैनी मेरे ऊपर हावी रही। अजीब अजीब से सपने आते रहे। कभी देखता कि निधि और मैं खाना खा रहे हैं, कभी देखता कि कार चलाते समय मैंने उससे कहा, सीट बेल्ट लगाओ। फिर देखा कि वो उसी मंदिर वाली सीढ़ी पर बैठकर कह रही है, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। एकदम से हड़बड़ा कर आंख खुली, देखा निधि बगल में सो रही थी। मन को सुकून मिला। ये सपना था, यह मेरे साथ क्या हो रहा था? माँ पापा भी इस बात पर तैयार हो गए कि वह कानपुर से एमए करेगी, यानी निधि सचमुच चली जाएगी। मैं तो गलत था ही, शायद इसीलिए निधि भी नहीं जुड़ पाई और इतने आराम से कह दिया कि कानपुर से पढ़ना है। क्या कहा था प्रणय ने उस दिन? शादी गुड़ की मिठास है। ओह, कैसी मिठास! कहीं भी तो नहीं घुली किसी के भी मन में। सुबह उठा तो सिर भारी था। निधि का फोन बेड पर रखा था। लगातार मैसेज की टुन टुन हो रही थी। मैंने खुद को समझाया कि किसी का फोन चुपचाप देखना गलत है, लेकिन रुक नहीं पाया। फोन में देखा, कई मैसेज में से एक निधि की भाभी का मैसेज था, तुम कल इतना रोई, मेरा भी जी दुख गया निधि। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जा तो रही है इनकी निधि इनके पास, फिर किस बात पर जी दुखा जा रहा है? स्क्रॉल करके ऊपर वाले मैसेज पढ़े। निधि के भेजे एक मैसेज पर आंखें रुक गई। मैंने कह दिया भाभी कि मैं कानपुर से एमए करूंगी। इनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसा ही मुंह बना रहा जैसा हमेशा रहता है। ये तो रह लेंगे आराम से मेरे बिना। यह क्या लिखा है? मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो समझ नहीं पा रही है कि मैं अलग नहीं रहना चाहता। मैं खुद कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। उससे कह क्यों नहीं देता कि मैं नहीं चाहता अलग रहना। मैं फैसला ले चुका था, बस बहुत हुआ। अब मैं सब ठीक करके ही रहूंगा। मेरा फोन यहाँ है क्या? निधि ने कमरे में आते हुए पूछा। मैंने एक लंबी सांस लेकर निधि को पास बैठने का इशारा किया। मुझसे गुस्सा हो निधि? इतने दिनों में पहली बार इस तरह मैंने उससे बात की थी। पल भर में उसकी आंखें भर आई। नहीं तो फिर कानपुर क्यों जा रही हो? यहाँ से भी तो एमए कर सकती हो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आंसू उसके गाल भिगोने लगे थे। कहीं से भी करूं, क्या फर्क पड़ेगा? वो रुंधे गले से बोली। मुझे फर्क पड़ेगा निधि, प्लीज जाना नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी भी आवाज भीग चुकी थी। वो मेरा हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ी। मैंने अपने पास उसको खींच लिया। मन की सारी शिकायतें आंसुओं के साथ निकल रही थी। हम दोनों रो रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। हमारी शादी सचमुच गुड़ की मिठास थी, जो धीरे धीरे घुल रही थी।